और बच्चे इसे भी ऑटो फॉस्फोराइलेशन लिख रहे हैं, क्यों भाई? और यहाँ पे जबकि मैंने पॉइंट में भी लिखा है, पीछे देखो, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, जैक बाइंड करेगा, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये पॉइंट देखो। और जबकि आरटीके में क्या बताया था कि ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, और जो डाइमराइज्ड पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट करती हैं। लेकिन फॉस्फोराइलेशन किस तरीके का होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। और जब वो डाइमराइजेशन होगा तो जो पेप्टाइड्स, जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगी, वो एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेंगी। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? यस मैम। कहाँ गए? हाँ चलो तीसरे पॉइंट पे आओ। अलग अलग क्या कह रही हो? मैम, ऑटो फॉस्फोराइलेशन और क्रॉस फॉस्फोराइलेशन अलग अलग है। हाँ मेरे लाल, अरे मेरे लाल, ये देखो, जैसे कोई एक्स प्रोटीन है, ठीक है, एक्स प्रोटीन अगर खुद को ही फॉस्फोराइलेट करे तो ये हो गई हमारी ऑटो फॉस्फोराइलेशन। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, जैसे एक एक्स है और एक वाई है, एक्स इसे फॉस्फोराइलेट करे और वाई इसे फॉस्फोराइलेट करे, तो ये हो गया क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। समझ आया? कहाँ गई आभा? सबको समझ आ रहा है ना? तो वरना मैं अलग अलग लिखती क्यों? आरटीके में ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, जबकि जैक स्टेट में क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। अगर बात की जाए साइटोसोलिक प्रोटीन की, ठीक है, अगर साइटोसोलिक प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जैक एंड स्टेट क्या है आपकी, साइटोसोलिक प्रोटीन से। और अगर हम बात करें आरटीके में तो कौन सी साइटोसोलिक प्रोटीन हमने पढ़ी थी, GRB2। GRB2। ठीक है, तो ये ज्यादातर लोगों ने सही लिखा था पॉइंट। हाँ, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो जो रिस्पॉन्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, जैक स्टेट में स्टेट प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, स्टेट प्रोटीन की वजह से। जबकि आरटीके में जो रिस्पॉन्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, GRB2 की वजह से आ रहा है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने काफी सही लिखा कि जैसे कि डायमंड फॉर्म में वो न्यूक्लियस में जाएगा, और जो आरटीके है उसमें क्या होता है कि आपका साइटोसोल में रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अच्छा, लाइगेंड का क्यों ऐसा डिफरेंस में बता रही हूँ, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइगेंड्स अलग हैं तभी तो सिग्नलिंग अलग चल रही है। अगर लाइगेंड एक ही होते तो सिग्नलिंग अलग अलग ही क्यों? सबको बात समझ आई? यस मैम। चलो अब आगे चलें। चलो एक मिनट, ये पीबीटी विजिबल है सब लोगों को, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली? नो मैम। अब देखो, अगर बात की जाए, अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, टू कंपोनेंट सिस्टम एंड कोरम सेंसिंग एंड कोरम चेंजिंग। ठीक है, तो चलो, और अगर टाइम बचा तो इन द एंड में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगी। चलो, अगर बात की जाए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की, इंट्रासेलुलर, इंट्रा मींस विदिन द सेल। एग्जैक्टली, विद इन द सेल। ठीक है, विद इन द सेल। तो ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका सेल में प्रेजेंट होगा। ये जो रिसेप्टर है आपका सेल में प्रेजेंट हो सकता है, आइदर साइटोसोलिक हो सकता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है। इतनी बात समझ आई? अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, अभी तक हमने देखा कि हमारा रिसेप्टर जो था क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड था। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंड कर रहा था। तो चलो आ जाओ अभी तक, रुको। चलो पहले हम रिसेप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है। अगर रिसेप्टर को ध्यान से देखो तो रिसेप्टर में आपके पहला है एन टर्मिनल पर TAD,
क्या है, TAD, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन, कहाँ पर है, एन टर्मिनल पर, ठीक है। देन आपका क्या है, कोर डोमेन है, कोर डोमेन, जो कि बेसिकली क्या है, DNA बाइंडिंग डोमेन है। और सी टर्मिनल पर आपका प्रेजेंट है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। सी टर्मिनल पे क्या है आपका, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। और सी टर्मिनल, ध्यान से देखो, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की तरफ, एन टर्मिनल फ्री है, जबकि सी टर्मिनल को एक इनहिबिटरी प्रोटीन ने बाइंड किए हुए है। सी टर्मिनल से किसने बाइंडिंग की हुई है, इनहिबिटरी प्रोटीन। और ये इनहिबिटरी प्रोटीन कौन सी है, HSP, हीट शॉक प्रोटीन। मैंने क्या बोला, सुनो पहले, रिसेप्टर को समझ गए हैं। रिसेप्टर N2C टर्मिनल है, ठीक है। N टर्मिनल पर आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन है। देन आपका एक कोर डोमेन है जो कि DNA बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। देन C टर्मिनल पर आपका क्या है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। और C टर्मिनल पर आपके हीट शॉक प्रोटीन, जो कि एक इनहिबिटरी प्रोटीन है, उसने बाइंडिंग ली हुई है। इतनी बात सबको समझ आई? यस मैम। कहाँ गए, कहाँ गए तुम लोग, बीच में चले कहाँ जाती हो? देखो, अब ध्यान से देखना, देखो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ये रिसेप्टर है ये कहाँ है, विद इन द सेल है, ठीक है। ये जैसे ये विद इन द सेल है, ये सी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल, और इस पे एक प्रोटीन ने बाइंडिंग हुई है, इनहिबिटरी HSP ने, ठीक है। अब देखना, तो अब आप बताओ, जब आपका लाइगेंड आएगा, ठीक है, तो जो लाइगेंड होगा उसका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। Yes, ma'am. एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, लाइपोफिलिक। GPCR में याद करो, GPCR को, GPCR में लाइगेंड का नेचर कैसा था, प्राइमरी मैसेंजर का, Hydrophilic. हाइड्रोफिलिक था। जबकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है, चलो Yes, ma'am. अब दूसरी बात आती है कि इसका साइज, देखो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतनी ही जल्दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, उतनी ही इजीली डिफ्यूजिबल होगा। बात समझ आई? लाइगेंड के बारे में दो बातें मैंने बोली, पहली बात वो हाइड्रोफोबिक होगा, दूसरी बात स्मॉल इन साइज होगा, जिससे कि, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लैक कलर की क्या बनाई है मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होगा तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस जाएगा, स्मॉल इन साइज होगा तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका, ये वाला रीजन हो गया साइटोसोल, और ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखना, जब लाइगेंड आया, ठीक है, तो लाइगेंड आके इस पे बाइंड करेगा, अपने लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे बाइंड करेगा, ठीक है। जब लाइगेंड आके अपने लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंडिंग करेगा तो कंफर्मेशनल चेंज आएगा रिसेप्टर में, आएगा या नहीं आएगा, भूल गए? जब लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। और जो ये रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज आएगा तो आपका ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो, जब तक हीट शॉक प्रोटीन, ध्यान से सुनो, जब तक हीट शॉक प्रोटीन बाइंडिंग किए हुए है आपके सी टर्मिनल से, तो आपका ये जो रिसेप्टर है ये इनएक्टिव है। रिसेप्टर क्या है, अभी इनएक्टिव है, ठीक है। और रिसेप्टर कैसा है, मोनोमर है, अकेला दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। जब लाइगेंड आएगा, लाइगेंड आने के बाद रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होगा, कंफर्मेशनल चेंज होने पर आपका जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, हीट शॉक प्रोटीन, वो निकल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, डाइमराइजेशन। ये देखो, डाइमराइजेशन,
इतनी बात सबको समझ आई? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतनी बात में? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सुनना। देखो पहले रिसेप्टर देखो एक बार और। ये इनएक्टिव रिसेप्टर है, इसमें एन ध्यान से सुन लो, एन टर्मिनल पे क्या है? TAD, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। कोर डोमेन है बीच में, डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसे आप कह रहे हैं, और सी टर्मिनल पर आपके लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, एज वेल एज इनहिबिटरी प्रोटीन है, जो कि यहाँ पर है आपकी हीट शॉक प्रोटीन। और इसकी वजह से क्या है, ये रिसेप्टर अब ही इनएक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा जब लाइगेंड आएगा? लाइगेंड आपका बेसिकली हाइड्रोफोबिक होगा, स्मॉल इन साइज होगा। जब वो आएगा तो वो अपने लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेगा। जब बाइंडिंग होगी तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे तो आपका जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो निकल जाएगा। हीट शॉक प्रोटीन क्या होगा? निकल जाएगा। जब वो निकलेगा देन क्या होगा, जो आपका रिसेप्टर है वो डाइमराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो पूरा। देखो अब जो हम बात कर रहे हैं डाइमराइजेशन की, ठीक है, डाइमराइजेशन, तो दो टाइप का डाइमराइजेशन होता है। एक होता है हेट्रो और एक होता है होमो। अब पहले इधर आओ, देखो ये रिसेप्टर आपका या तो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है या न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। रिसेप्टर में जो साइटोसोल और जो न्यूक्लियस में रिसेप्टर है उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो आपका रिसेप्टर है यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं भी साइटोसोल में समझा रही हूँ आपको। तो जब डाइमराइजेशन होगा तो या तो हेट्रोडाइमराइजेशन हो सकता है या होमोडाइमराइजेशन हो सकता है। तो हेट्रोडाइमराइजेशन कहाँ मिलेगा? हेट्रोडाइमराइजेशन बनता है न्यूक्लियस में और होमोडाइमराइजेशन बनेगा साइटोसोल में। ठीक है, जब डाइमराइजेशन होगा तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब एक्टिव होगा तो आपका बेसिकली ये जो लाइगेंड बाइंडिंग रिसेप्टर है ये जाएगा न्यूक्लियस में। अगर ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो वहां पर रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, और प्रोटीन्स बनाने के बाद क्या होगा? अपना रिस्पॉन्स देगा। समझ आया क्या बोला मैंने? अभी रुको, अभी नहीं आया होगा समझ में। देखो दोबारा आ जाओ इधर। देखो डाइमराइजेशन हो गया। ठीक है, डाइमराइजेशन अगर साइटोसोल में हो रहा है तो क्या होगा? आपका होमोडाइमर बनेगा। ठीक है, अगर यही डाइमराइजेशन न्यूक्लियस में हो रहा है तो क्या होगा? हेट्रोडाइमर बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका कौन सा रीजन प्रेजेंट है? वो कलर यूज करने के पूछा। डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग जो आपका कोर डोमेन है, सेंट्रल कोर है, वहां पर क्या है आपका? ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, DBD। ठीक है, इसमें आपके जिंक फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 जिंक फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं, जिंक फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जिंक फिंगर क्या रोल प्ले करते हैं? देखो डीएनए बाइंडिंग डोमेन मींस ये डीएनए से बाइंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये जिंक फिंगर क्या रोल प्ले करेंगे? ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेंगे, बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जिंक फिंगर रोल क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेंगे। ठीक है, और बाइंड, अब जैसे सपोज करो यहाँ पर आपका बेसिकली डीएनए है। ठीक है, तो ये बाइंड कर जाएगा अपना डीबीडी डोमेन के साथ, और फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स आएगा, प्रोटीन्स आएंगी और रिस्पॉन्स आएगा। बताओ, ये है बस आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात की बहुत छोटी सी है, बहुत इजी सी है। समझ आया थोड़ा बहुत? कहाँ गए बच्चों? देखो लिखने में लगे पड़े हैं, सुन ही नहीं रहे। हम ये होमोडाइमर और हेट्रोडाइमर क्या है? देखो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी में क्या कह रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है रिसेप्टर्स में। ठीक है,
तो होमोडाइमर का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है होमोडाइमर का मतलब क्या है यहाँ पर? मैम दोनों यूनिट सेम हो, सेम एग्जैक्टली, दोनों यूनिट बिल्कुल सेम होंगी दोनों यूनिट, और हेट्रो में थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। बस इतना दिमाग में रखो यहाँ पर अभी के लिए कि होमोडाइमर जो है वो आपका बनेगा साइटोसोल में, और जो हेट्रोडाइमर होगा वो बनेगा न्यूक्लियस में। यही सेम रिसेप्टर न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है। मैंने क्या बोला? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, तो आइदर साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है और न्यूक्लियस में। मैंने यहाँ पर बड़ा, क्योंकि साइटोसोल थोड़ा स्पेस लग रहा है तो इसीलिए यहाँ साइटोसोल में दिखा दिया, अदरवाइज न्यूक्लियस में भी हो सकता है। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो मैम डाइमर बनने के लिए 2 रिसेप्टर की जरूरत होगी, लेकिन मैम दूसरे रिसेप्टर पे भी तो HFP बाइंड होगा, तो उससे कैसे रिमूव होगा? नहीं, उसमें यहाँ पर भी तो ligand लाइगेंड बाइंड होगा। अरे मेरे लाल, यहाँ पर भी, यहाँ पर तब ये HSP रिमूव होगा। अच्छा मैम, दोनों पे जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो दोनों के HSP रिमूव होंगे, फिर वो डाइमराइज होंगे। हाँ, समझ गए? हाँ। और बताओ, किसी को कोई दिक्कत या आगे चले थोड़ा सा? अब देखो, लाइगेंड है तो अब हमें लाइगेंड पढ़ने पड़ेंगे। तो लाइगेंड साइटोसोल के अलग होंगे और न्यूक्लियस के अलग होंगे। तो चलो, लाइगेंड मैंने लिखे हुए हैं, देखो लाइगेंड की तरफ अगर देखो तो T3 एंड T4 क्या है आपके? बेसिकली T3 क्या है आपके? थायरोक्सिन। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये क्या है? न्यूक्लियर लाइगेंड है। क्या है? न्यूक्लियर लाइगेंड है, न्यूक्लियस में जाएंगे और बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। जबकि आपके गोनाड्रल हार्मोन, जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया फीमेल में। आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करेगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल हो गया एल्डोस्टेरोन। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो कॉर्टिकल इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, ये क्या है? आपके सारे साइटोसोलिक है, साइटोसोलिक लाइगेंड्स है। देखो यहाँ लिख भी रहा है, न्यूक्लियर है हेट्रोडाइमर, साइटोसोलिक है होमोडाइमर, ठीक है। अच्छा, ये चीज लिख रही है टाइप 2 रिसेप्टर एंड टाइप 1 रिसेप्टर। बस रिसेप्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए इनका नाम दिया गया है टाइप 1 और टाइप 2। साइटोसोल में अगर रिसेप्टर है, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर साइटोसोल में रिसेप्टर है तो आप उसे टाइप 1 रिसेप्टर कहेंगे, अगर वो न्यूक्लियस में है रिसेप्टर तो आप उसे टाइप 2 रिसेप्टर कहेंगे। समझ आएगा सबको बच्चों? कहाँ गए? यस मैम। चलो, समझ में तो आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? जरा मुझे एक बात बताओ कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के। तो यहाँ पर हमने 2 विटामिन की बात की, ए और डी की। ई और के की बात क्यों नहीं की? भाई वो भी तो फैट सॉल्युबल है, वो भी तो क्रॉस कर सकते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और हमने बात नहीं की। क्यों? सुनो आप ध्यान से। ई और के जो है भले ही फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, लेकिन उन्हें रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी फंक्शनिंग के लिए, वो डायरेक्टली बाइंड करते हैं प्रोटीन से। जबकि आपके ए और डी जो है उन्हें रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए वो ए और डी जो है एक्ट एज मतलब लाइगेंड में रखे हैं, और ई और के हमने लाइगेंड में नहीं रखे हैं। बात समझ आई? कहाँ गए पता नहीं। मैम केवल T3 और T4 हमारा हेट्रोडाइमर था और सारे होमोडाइमर है। हाँ, बाकी सारे क्या हैं? साइटोसोलिक हैं, होमोडाइमर हैं, ठीक है। साइटोसोलिक मींस अगर रिसेप्टर जो है आपका साइटोसोल में प्रेजेंट है तो इनमें से कोई आके बाइंड करेगा। किसी को कोई दिक्कत? क्या आगे चलें? आगे चलो, चलो। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से ही पढ़ लें। एक एक्स है, ठीक है, और एक वाई सेल है, ठीक है।
अब क्योंकि आप लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी पढ़ चुके हैं और जो मेम्ब्रेन माउंट होते हैं वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे जीपीसीआर, आरटीके, ये सब पढ़ चुके हैं। तो अगर बात की जाए कि आपकी एक एक्स सेल है और एक वाई सेल है, एक्स सेल में आपके क्या चल रहा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली पाथवे चल रही है, ठीक है, और वाई सेल में आपके सपोज जीपीसीआर चल रहा है या आरटीके चल रहा है, ठीक है। तो किस में जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, एक्स सेल में या वाई सेल में, या दोनों में सेम टाइम का रिस्पॉन्स आएगा? मैम एक्स में जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि मैम एक तो लाइगेंड इसमें डायरेक्टली आ जाएगा और सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलो प्रतिभा तुमने दिया ना आंसर, तो चलो मेरा एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एपिनेफ्रिन का नाम सुना है? हाँ मैम। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ये किस पाथवे को फॉलो करता है? जीपीसीआर मैम याद। वाह, वेरी गुड सृष्टि, जीपीसीआर। तुम लोगों को तो कुछ याद ही नहीं होगा जीपीसीआर को। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो तुम लोग सड़क पे चल रही थी, ठीक है, तुम्हारे पीछे कोई डॉगी पड़ गया, तो अब कौन सी उसमें पाथवे रन करेगी, इंट्रासेलुलर है कि एपिनेफ्रिन से जीपीसीआर रन करेगा? इंट्रासेलुलर टाइम लेगा रिस्पॉन्स में। सुनो क्यों लेगा, डिले रिस्पॉन्स आता है, क्यों आता है, ध्यान सुनो। देखो क्या बोला मैंने कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा देन ट्रांसलेशन होगा। तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस, बात समझ रही हो मेरी? इसीलिए इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा लेट आएगा। जबकि जीपीसीआर, इंसुलिन नाम सुना है? अगर कोई पर्सन हाइपरग्लाइसेमिया है किसी पर्सन को, तो उसमें जब अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स जल्दी आए, आरटीके पाथवे जल्दी रन करे, ठीक है। तो जो आपके इंट्रासेलुलर बाइंडिंग जब होगी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो डिले होता है इन कंपैरिजन टू लाइगेंड बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्स लेट देता तो डॉगी आपको एज अ ब्रेकफास्ट करके आपको खा जाएगा, आप सड़क पे चल रहे होंगे तो। अगर आपका रिस्पॉन्स इमरजेंसी वाला नहीं आएगा तो आप भाग सकेंगे, कोई एक्शन ले सकेंगे। अगर रिस्पॉन्स लेट आता तो आपको डॉगी क्या है, आपको खा जाएगा। इसीलिए जीपीसीआर आरटीके में क्या आता है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। अगर कंपैरिजन करें तो बात सबको समझ आई? हाँ गई। कोई ऐसा जैसे कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सबको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली पाथवे क्लियर हो गई ना? मैं एक बार जस्ट शॉर्ट वे में समराइज कर देती हूँ क्या होता है रिसेप्टर की। अगर बात की जाए, एक मिनट रुकना। हेलो, कौन? हाँ अंजलि बताओ। हाँ बताओ, तुम फटाफट बोलो। तो चलो मैं तुमसे बाद में कॉल करूंगा, मुझे है ना, 2 घंटे बाद करना। चलो बाय। देखो कि आपका क्या होगा, रिसेप्टर जो होता है पहले टीएडी होता है, देन डीबीडी होता है, देन लाइगेंड बाइंडिंग एलबीडी होता है। टीएडी एन टर्मिनल पर होता है, ठीक है। जो डीबीडी है वो सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है, उसमें डीबीडी के साथ जिंक फिंगर्स प्रेजेंट होती है। जिंक फिंगर का रोल होता है कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करे। जबकि आपका एलबीडी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, वो सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है विद एचएसपी इनहिबिटरी प्रोटीन। जब एचएसपी बाइंड है तो क्या है, आपका जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइगेंड बाइंड करेगा, एचएसपी रिमूव होगा। एचएसपी रिमूव होगा तो क्या होगा, जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो कंफर्मेशनल चेंज होगा, एचएसपी रिमूव होगा, डाइमराइजेशन होगा। अगर साइटोसोल में है तो होमोडाइमर, अगर न्यूक्लियस में है तो हेटेरोडाइमर। देन क्या होता है कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ जिंक फिंगर है तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, रिस्पॉन्स आएगा।
ठीक है, प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, रिस्पॉन्स आएगा। अब आपका जो ये लाइगेंड है वो हाइड्रोफोबिक होगा, लिपोफिलिक होगा, स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना। और टाइप 1 रिसेप्टर आप किसको बोलते हैं, जो साइटोसोल्स में प्रेजेंट है। टाइप 2 रिसेप्टर आप उन्हें बोलते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आगे चलें 2 कंपोनेंट सिस्टम पर। कहाँ गए? यस तुम लोग बस लिख लो पहले, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता पड़ेगा। देखो 2 कंपोनेंट सिस्टम, अगर 2 कंपोनेंट पढ़िए तुम लोगों ने कभी 2 कंपोनेंट सिस्टम माइक्रोबायोम में? किसी ने पढ़ा है 2 कंपोनेंट सिस्टम? तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, ये किसमें होता है? ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बट नॉट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलो अब 2 कंपोनेंट सिस्टम को समझेंगे। तो 2 नाम ही है 2 कंपोनेंट सिस्टम। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट, नाम है 2, तो 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो 2 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका सेंसर और एक होता है आपका रिस्पॉन्स रेगुलेटर। एक होता है आपका सेंसर और एक होता है आपका रिस्पॉन्स रेगुलेटर। अब ध्यान से समझो, देखो सब नहीं, यही आ जाओ दोबारा लौट। सपोज कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, सपोज इकोला है या कोई भी बैक्टीरिया है। उसे अगर बाहर कई सारे वेरिएबल्स हैं, सपोज टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, न्यूट्रिएंट, टॉक्सिन, ये सब वेरिएबल्स हैं। अब इस बैक्टीरिया को जानना है कि बाहर क्या चल रहा है। इस बैक्टीरिया को क्या करना है? जानना है कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो यूज करता है 2 कंपोनेंट सिस्टम को। इसको यूज करेगा 2 कंपोनेंट सिस्टम को। ये काफी सारे वेरिएबल्स हैं। अब बैक्टीरिया को जानना है कि बाहर क्या चल रहा है, तो बैक्टीरिया जो है 2 कंपोनेंट सिस्टम को यूज करेगा। अब ध्यान से समझना क्या होता है। देखो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, आ गया मेरा बेचारा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये देखो ये क्या है आपका? सेंसर है। ठीक है, सेंसर क्या है आपका? ये मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा है। सेंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ मैं लिख देती हूँ। सेंसर क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड है। अब क्या होगा कि जैसे सपोज यहाँ पर बाहर इसे डिफरेंट वेरिएबल को जानना है, ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट सेंसर होंगे या सेम सेंसर होगा? डिफरेंट सेंसर होंगे। ठीक है, टेम्परेचर के लिए अलग होगा, पीएच के लिए अलग होगा। तो ये इस तरीके के सेंसर है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? यहाँ पर आया तो सी टर्मिनल जो है रिकॉग्नाइज करेगा वेरिएबल को। सी टर्मिनल क्या है? रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही सी टर्मिनल रिकॉग्नाइज करेगा, जो सी सेंसर का सी टर्मिनल है वो रिकॉग्नाइज करेगा, तो रिसेप्टर में ये जो सेंसर है इसमें क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे सेंसर में, और इस कन्फर्मेशनल चेंजेस को रिकॉग्नाइज करेगा एन टर्मिनल। क्या बोला मैंने? मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपके बेसिकली 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक सेंसर इंक्लूड रहता है, एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर इंक्लूड रहता है। सेंसर का नाम से ही पता लग रहा है सेंस करेगा, तो वो ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लाइक टेम्परेचर, पीएच, लाइट इंटेंसिटी, इन सबको क्या करेगा? सेंस करेगा। ठीक है, अब सेंसर का कौन सा टर्मिनल सेंस करेगा? तो सी टर्मिनल सेंस करता है। ठीक है, जब सी टर्मिनल सेंस करेगा तो सेंस करने के बाद जो आपका इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद एन टर्मिनल इस कन्फर्मेशनल चेंजेस को रिकॉग्नाइज करेगा। कितनी बात सबको क्लियर हुई? पहले बताओ। यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये कन्फर्मेशनल चेंजेस रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, देन उसके बाद देखो ये लिख रहा है कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए। अब यहाँ पर आओ, हिस्टिडीन है,
इसमें एक हिस्टिडीन रेसिड्यू, ये काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। एन टर्मिनल में क्या है, आपके जो सेंसर है उसमें क्या है, काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। और किस पर, हिस्टिडीन पर, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी क्या करेगी, नाम है हिस्टिडीन काइनेज, तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन होगा हिस्टिडीन रेसिड्यू पर। और कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। किस तरीके का फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एन टर्मिनल ने रिकॉग्नाइज किया, वो हिस्टिडीन रेसिड्यू पर खुद अपने आप को ही फॉस्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, अब एक्टिवेट हो गया। क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये अपने फॉस्फेट ग्रुप को, ध्यान से सुनो, अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसमिट करता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर को। ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, अपने फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इसको, रिस्पॉन्स रेगुलेटर को। ठीक है, कहाँ गए, Yes, ma'am. हाँ चलो। और किस अमाइनो एसिड पर ट्रांसमिट करता है, एस्पार्टेट। भाई एस्पार्टेट का जरा वो बताना, वन लेटर कोड क्या होता है, ऋतिक सचान, एस्पार्टेट का वन लेटर कोड क्या, ऋतिक सचान, एस्पार्टेट का वन लेटर कोड क्या होता है, डी क्या बी, डी 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 फॉर डॉग। डी, डी, ठीक है। तो एस्पार्टेट पर क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप को इसने फॉस्फेट ग्रुप को क्या किया, ट्रांसमिट किया, कहाँ से, सेंसर से रिस्पॉन्स रेगुलेटर पर फॉस्फेट ग्रुप आया। अब क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया रिस्पॉन्स रेगुलेटर। रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और रिस्पॉन्स आएगा। अब ध्यान से सुनो पहले एक बार, पहले मुझे ये बताओ, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं, नहीं होता ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो इसीलिए देखो, यहीं पर साइटोसोल में ही रिस्पॉन्स आ रहा है। मींस रिस्पॉन्स मींस जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, अच्छा चलो उससे पहले पीछे आओ लौट के, जो सेंसर है क्या कर रहा है, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है। सेंसर क्या कर रहा है, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है रिस्पॉन्स रेगुलेटर को। इसीलिए सेंसर को हम बोल रहे हैं ट्रांसमीटर डोमेन, ट्रांसमीटर डोमेन। ठीक है। और रिस्पॉन्स रेगुलेटर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को, तो इसे हम बोल रहे हैं रिसीवर डोमेन। इतनी बात सबको क्लियर है। और ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसलेशन कराएगा और प्रोटीन्स देगा। ठीक है, कहाँ मिल ओके बच्चों, समझ आया, कुछ तो बोल दो। यस मैम। हीरा फातिमा आपको समझ आया, हर्षित मिश्रा, आभा, जया, वैशाली, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। सबको समझ आया। देखो चलो फिर एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी। देखो कोई भी, जैसे सपोज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोलाई सेल, सपोज करो हम इकोलाई सेल को बाहर देखना है कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। अब वो कैसे इसे भाई उसकी आंखें तो है नहीं, ठीक है, तो देखे बेचारा कैसे पता करे, तो कैसे पता करेगा कि सेंसर्स के थ्रू पता करेगा, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट सेंसर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब सेंसर में एक सी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल है। सी टर्मिनल पर क्या होगा, वेरिएबल आएगा। सी टर्मिनल में मतलब सेंसर में कंफर्मेशनल चेंज होंगे। एन टर्मिनल इसे रिकॉग्नाइज करेगा। एन टर्मिनल क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही एन टर्मिनल रिकॉग्नाइज करेगा कि कंफर्मेशनल चेंज हुए हैं, तो एन टर्मिनल पर हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है।
हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है हिस्टिडीन रेसिड्यू पर। ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है सेंसर का, वो अपना रिस्पॉन्स रेगुलेटर पर दे देता है। रिस्पॉन्स रेगुलेटर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। रिस्पॉन्स रेगुलेटर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब देन अच्छा, रिस्पॉन्स रेगुलेटर क्या है? ध्यान से देखो, साइटोसोलिक है, जबकि सेंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड है। ये चीज याद रखना, ठीक है। रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट हुआ, देन वो क्या करेगा? अब ऑब्वियसली वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह बिहेव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। चलो अब एक बात आओ, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किस पे ट्रांसफर हुआ है रिस्पॉन्स रेगुलेटर में? किस अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर? एस्पार्टेट पर। एस्पार्टेट, ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब ये सिग्नलिंग चल तो गई, अब इसे रोकें कैसे? सिग्नलिंग को भैया रोकना भी है तो देखो, ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये वाला, ये एक्टिविटी एन टर्मिनल में एक और एक्टिविटी, सेंसर में एक और एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी। फॉस्फेटेज एक्टिविटी, और फॉस्फेटेज एक्टिविटी क्या करेगी बताओ जरा? फॉस्फेटेज क्या करता है? रिमूवल। हाँ, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो जो हिस्टिडीन पर फॉस्फेट ग्रुप है उसे रिमूव कराएगा। अब खुद सोचो, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो ये पाथवे टर्मिनेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पाथवे टर्मिनेट हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी किस पे प्रेजेंट है? सेंसर में प्रेजेंट है। सेंसर में ही काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है और सेंसर में ही फॉस्फेटेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो, ये मैंने क्या कहा कि ये जो टू कंपोनेंट सिस्टम है ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में चलता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं चलता, लेकिन कुछ प्लांट सेल में भी ये चलता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कुछ प्लांट सेल्स आपको टू कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, लेकिन एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। एग्जाम में ध्यान से सुनो, मतलब अभी मेरे को क्वेश्चन ऐसा सच नहीं मिला, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन बहुत देखे हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि जो सेंसर है उसके किस अमाइनो एसिड पर, हिस्टिडीन और ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर में पूछा जाता है कि किस अमाइनो एसिड पर फॉस्फोराइलेशन को ट्रांसफर किया जाता है, तो आएगा एस्पार्टेट, ठीक है। मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है कि किस तरीके का फॉस्फोराइलेशन होगा, तो वो होता है ऑटो फॉस्फोराइलेशन। सेंसर में किस टर्मिनल पर वो सेंस करेगा, तो सी टर्मिनल, ठीक है बच्चों। आ गए ये, चलो अब आगे चलो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हम चल रहे हैं कोरम सेंसिंग पर। देखो, कोरम सेंसिंग के मुझे ना तो कभी ऐसा क्वेश्चन मिले हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट पढ़ा दूंगी कि बस बाई चांस कभी क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो जाए। तो देखो, कोरम सेंसिंग का मतलब क्या है? कोरम का मतलब क्या है? कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कंसंट्रेशन उस चीज को प्रोसीड करने के लिए। ये कोरम जो है नंबर में काउंट किया जाता है। तो कोरम मीन्स मिनिमम कंसंट्रेशन होना किसी चीज की। जैसे सपोज करो कि कोई फेस्टिवल आ रहा है कल, ठीक है, सपोज करो कल कोई फेस्टिवल है। अगर आप लोग क्लास में ना आए, सपोज आप में से सिर्फ 20% बच्चे हैं जो क्लास में आएंगे, ठीक है, तो अगर 20% बच्चे हैं और अगर क्लास, तो आप बताइए क्लास क्या ऐसे 20% बच्चों से रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें क्लास को रन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर हर फेस्टिवल को छुट्टी देने लगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कोई गेट का एग्जाम में नहीं, सपोज करो कोई एग्जाम आ रहा है, ठीक है, कोई एग्जाम आ रहा है और सिर्फ 20% बच्चे हैं, 80% बच्चे लीव पर हैं, एग्जाम देने गए, तो ऐसे में क्लास रन कर पाएगी? क्लास को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल हर साल आते हैं, फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर साल आते हैं, तो अगर एक बार आप इंजॉय नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द सेम वे फोरम में क्या होता है कि हमें मिनिमम कंसंट्रेशन हमें रिक्वायर्ड होती है उस चीज को प्रोसीड करने के लिए। बस समझ आई फोरम का मतलब क्या है? यस मैम।
ठीक है, तो देखो कोई एक्स है, ठीक है, कोई एक्स पर्सन है, सपोज करो इस पर्सन की बॉडी में जो माइकोबैक्टीरियम है वो इंटरलाइज्ड हो गया, ठीक है। जब माइकोबैक्टीरियम इंटरलाइज्ड होगा तो वो अदर जो माइकोबैक्टीरियम है उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज इसके सराउंड है, तो मैक्रोफेज उसे अदर माइकोबैक्टीरियम से कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करने दे रही, ठीक है। अब सपोज करो इसी एक्स पर्सन को तुमने क्या किया, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे दिए। कोई नाम बता सकता है मुझे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का एक आध? अच्छा, कहीं पढ़ा है हमने इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स? कहाँ गए? एपिनेफ्रिन सोर्स मैम। क्या क्या सृष्टि दोबारा? मैम जो एपिनेफ्रिन के सोर्स दिए जाते हैं। अरे इम्यूनो सप्रेसिव मैंने ड्रग्स आप लोगों को पढ़ाई तो है, टेक्रोलाइमस, FK506, भूल गए सब, चलो। ये जो इम्यूनो सपोज एक्स पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम इंटरलाइज्ड हो गया, ठीक है, लेकिन पर्सन क्या है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है। अगर मैं कह रही हूँ इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, इसका क्या मतलब है? दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट, एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली। किसने आंसर दिया? बड़ा बड़ा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, बाकी सब तो बिल्कुल ही नालायक है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब अगर उसके उस एक्स पर्सन में माइकोबैक्टीरियम ने अटैक किया तो माइकोबैक्टीरियम इंटरलाइज्ड हो गया, ठीक है। इंटरलाइज्ड होने के बाद लेकिन वो अदर माइकोबैक्टीरियम से कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको माइक्रोफेज ने घेरे हुए है, ठीक है। मैक्रोफेजेस होते हैं, उसने उनको घेरा हुआ है। अभी समझ में आ जाएगा, सुनो कहानी की तरह सुनो पहले। फिर क्या हुआ, सपोज कीजिए उसे कोई डिसीज हो गई, आपने उसे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे दिए। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग से क्या होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जब सप्रेस होगा तो क्या होगा, अब मैक्रोफेज एलिमिनेट होने लगेंगे, और ये जो मैक्रोफेजेस एलिमिनेट हो रहे हैं तो माइकोबैक्टीरियम जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और जब कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे मींस एक दूसरे से कांटेक्ट बनाएंगे, टू कंपोनेंट सिस्टम को याद करो। जब एक दूसरे से कांटेक्ट बनाएंगे तो अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? कहाँ गई? मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आई। नहीं आई क्या बिल्कुल? किसी को कुछ समझ में? कोरम सेंसिंग देखो, थोड़ी सी कोरम सेंसिंग टिपिकल है, तब दोबारा सुनो। देखो कोरम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, ठीक है। तो हमें मिनिमम नंबर चाहिए उस पर्टिकुलर थिंग को प्रोसीड करने के लिए, और सेंसिंग मीन सेंस करना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सुनो मेरी बात। देखो पहले मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया, पहले तो बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं या इंट्रा सेलुलर होते हैं? मोस्टली, आई एम आस्किंग मोस्टली, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर? अरे मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बोल काहे नहीं रहे? बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं इंट्रा सेलुलर? एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा तो बोल क्यों नहीं रहे? बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम और लिस्टेरिया, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये क्या है, इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। तो अब ये सुनो मेरी बात, माइकोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया इंट्रा सेलुलर है। तो क्या, और वायरसेस क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर होते हैं। तो क्या हुआ, कोई एक्स पर्सन है, ध्यान से सुनना, कोई एक्स पर्सन है, उस पर्सन में माइकोबैक्टीरियम इंटरलाइज्ड हो गया, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इंटरलाइज्ड होने के बाद देखो, माइकोबैक्टीरियम जब इंटरलाइज्ड होता है तो इस तरीके से मैक्रोफेज उसे घेर लेती है, ठीक है। और मैक्रोफेज घेरने के बाद क्या करती है, उसे दूसरे माइकोबैक्टीरियम से कांटेक्ट नहीं करने देती। जैसे मैक्रोफेज ने घेर लिया इस माइकोबैक्टीरियम को, तो ये दूसरे जो माइकोबैक्टीरियम होंगे ना, उससे कांटेक्ट नहीं करने देंगी। इतनी बात समझ आई? फिर क्या हुआ, सपोज जो ये एक्स पर्सन है, क्योंकि अभी तो क्या था, इम्यून सिस्टम मस्त, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है, बहुत मस्त है उसका इम्यून सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ,
कि इस एक्स पर्सन को सपोज करो HIV हो गया या कुछ हो गया, तो इसे हमने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी, ठीक है। अब क्या किया इसे, या फिर इसकी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा इसका, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी गई। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाएंगी तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस एलिमिनेट होने लगती है। मैक्रोफेजेस क्या है, निकलने लगेंगी। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है दूसरे माइकोबैक्टीरियम से कांटेक्ट करेगा। भाई अभी ये माइकोबैक्टीरियम कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी तो अंदर बैठा हुआ है, मैक्रोफेज ने से घेरे हुए है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम आपका कम मतलब वीक हो गया तो ये माइकोबैक्टीरियम दूसरे माइकोबैक्टीरियम से कांटेक्ट करेगा। और कैसे कांटेक्ट करेगा, ये जैसे कि लाइगेंड। लाइगेंड क्या है आपका, लाइगेंड क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में आप लाइगेंड ना यूज करके इंड्यूसर यूज करते हैं। क्या होते हैं, क्या यूज करते हैं, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर रिलीज होंगे और माइकोबैक्टीरियम एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे। अब समझ आया थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. नहीं आया हो तो बोल दो, कोई बात नहीं, मैं तीसरी बार भी समझा दूंगी। जैसे सपोज ये एक इकोलाई की सेल है, ये वाई, ये दूसरी इकोलाई की सेल है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये रिलीज करेंगे इंड्यूसर। यहाँ लाइगेंड यूज ना करके आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इंड्यूसर। लाइगेंड को आप प्रोकैरियोट्स में इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसर रिलीज होगा और ये दोनों आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और कांटेक्ट बनाने के बाद अपनी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा चलो अब आगे। अब देखो ये माइकोबैक्टीरियम आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो डिसीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात आती है, पहले इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ ना, तो मैं आगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पर चलूं। यस मैम। सबको क्लियर ना, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा और करा दूंगी एक बार, है ना। देखो अब बात करें, अगर हम सपोज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, जरा मुझे बताना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। बच्चों मतलब किसी को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस नहीं पता। इकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में। किसने, ऋतिक ने बोला ना, ऋतिक अब तुम शांत रहना। अब ये बताओ कि पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर किसमें थिक होती है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर थिक होती। अभी एग्जाम दे के आए हो, एक सेमेस्टर नहीं पूरा निकला है, क्या होगा, मार्च में एग्जाम दिया तुम लोगों ने माइक्रोबायो का, ठीक है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कंडीशन चल रही है फिलहाल तो। चलो आओ देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इंड्यूसर कौन होते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इंड्यूसर कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इंड्यूसर्स लिख लो, एन एसिटाइल होमोसेरीन लैक्टोन्स। क्या होते हैं, एन एसिटाइल होमोसेरीन लैक्टोन्स, AHLS, ठीक है। लैक्टोन्स का S स्मॉल है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम सेम, S एडिनोसाइल मीथियोनिन, सेम। एक और इंड्यूसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, एल्काइल यूनिनॉल्स, AQS, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के इंड्यूसर्स कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव के लिख लो। ग्राम पॉजिटिव किसे यूटिलाइज करता है एज इंड्यूसर, ओलिगोपेप्टाइड्स,
and auto inducer 2. AI2 ये क्या है? इंड्यूसर है, ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में। इंड्यूसर है, इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। जरा डेफिनेशन लिख लो कोरम सेंसिंग की, क्या होती है? इट इज अ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in response to fluctuation in the density of the pathogen. ठीक है, ये एक तरीका है। कोरम सेंसिंग क्या है? एक वे है बाय विच पैथोजन जो है कम्युनिकेट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा एक दूसरे से। अब समझ आया सबको कोरम सेंसिंग क्या है? बताओ, थोड़ा सा और मुझे बताना है, लेकिन पहले बताओ। 1-8% क्लियर हुआ कोरम सेंसिंग? कोरम सेंसिंग बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो वो हम कोरम सेंसिंग में पढ़ रहे हैं। और कोरम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हमें मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए एक पर्टिकुलर थिंग को प्रोसीड करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है डेंसिटी। क्या लिखा है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो और ग्राम नेगेटिव के आपको मैंने इंड्यूसर्स लिखवा दिए। इंड्यूसर्स बेसिकली क्या है? आपके लाइगेंड्स हैं। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव के लिखवा दिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि ये बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए या हार्मफुल है ह्यूमन के लिए? हार्मफुल ही होगा। हार्मफुल। हार्मफुल, सबको हार्मफुल लग रहा है? यस मैम, यस मैम। मैम Yes, ma'am. बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। यस मैम। अच्छा, चलो आ जाओ लोड। मैम, ये वैसे किसने बहुत बोला बैक्टीरिया पे के- डिपेंड करता है? किसने बोला था बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है? ये तो बता दो। हाँ सलोनी, बिल्कुल सही, ये बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, याद करो इकोलाई को, नाम सुना होगा इकोलाई का। ठीक है, कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है? ग्राम नेगेटिव। चलो बताए। तो इकोलाई की अगर बात करें हम, तो इकोलाई ह्यूमन बॉडी में मिलता है। पहले तो ये बताओ, मिलता है या नहीं मिलता? यस मैम, मिलता है। Yes, ma'am. हाँ, मिलता है। इकोलाई ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ बिल्कुल सही। अरे तो तुम धीरे क्यों बोल रहे हो भाई? सही तो बोल रहे हो सब लोग। इंटेस्टाइन में, कोलोन में मिलता है। ठीक है, और वहां पर ये क्या करता है? म्यूचुअलिस्टिक करता है, म्यूचुअलिज्म को फॉलो करता है। किस तरीके से म्यूचुअलिज्म को फॉलो करता है, कोई बता सकता है? मैम सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में मदद नहीं मेरे लाल, इसका कोलोन में, इंटेस्टाइन में पूछ रही हूँ किस तरीके से। देखो, ह्यूमन बॉडी क्या दे रही है? इकोलाई को स्पेस दे रही है रहने के लिए। ठीक है, और जो इकोलाई है वो हमें क्या देता है? विटामिन के देता है। क्या देता है? विटामिन के। ठीक है, पढ़ा होगा 12th में, मैंने भी वहीं से पढ़ा है, 11th-12th से। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आपको कोरम सेंसिंग क्लियर हो गई? अब कोरम सेंसिंग समझ में आ गई? कोरम कोरम सेंसिंग बोलो, सेल के अंदर क्या होता हुआ? है। अरे कोरम सेंसिंग मैंने क्या बताया, क्या होता है? कोरम सेंसिंग बेसिकली जो पैथोजन है एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक तरीका है पैथोजन को कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। किसी भी मीडिया में भी हो सकता हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, अगर तुम उसे इंड्यूसर दोगी तो। ठीक है, अब कोरम क्वेंचिंग में आओ। कोरम क्वेंचिंग में लिखो, इट इज अ प्रोसेस, एक लाइन का ये कोरम क्वेंचिंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच
quorum sensing is blocked. Quorum sensing is blocked. quorum sensing क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम quorum sensing को ब्लॉक कर सकें. और हम कैसे ब्लॉक करेंगे? एंटीबायोटिक्स एक पार्ट है इसका. एंटीबायोटिक्स आर पार्ट ऑफ quorum sensing. The part of quorum sensing. अच्छा, एंटीबायोटिक कैसे पार्ट है तो बता सकता है? एंटीबायोटिक क्या करती है? देखो, एंटीबायोटिक अगर याद हो, ट्रांसक्रिप्शन. हाँ, मेरे लाल आ जाओ. अगर एंटीबायोटिक याद हो, अस्किल कैसे करेंगे बैक्टीरिया को? है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को ब्लॉक करते हैं. हाँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का इनहिबिटर याद हो अगर आपने ड्रग्स पढ़े हैं, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, एम्पिसिलिन, बहुत सारी ड्रग्स होती है. ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेंगे. अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब ब्लॉक होगा तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या था हमारा? जब रिसीवर डोमेन बिहेव कर रहा था एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था, सेंस कर पा रही थी. जब यही चीज ब्लॉक हो जाएगी तो कैसे quorum सेंसिंग हो पाएगी? कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? अपनी लिमिटेड, मतलब एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर ये रह जाएंगे. बात समझ आई? कहाँ गए? सबको समझ आया क्या कहा मैंने? तो थोड़ा चलें आगे. कोई ऐसा जैसे कुछ दिक्कत हो, कोई कलेश हो? कोरम एंटीबायोटिक से एक पार्ट है कोरम क्लेंचिंग का. काफी तरीके होते हैं कोरम क्लेंचिंग के. एंटीबायोटिक से एक आपके सिलेबस में एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक रिक्वायर्स भी है. ठीक है, वो क्या करेंगे? आपके बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोक देंगे. जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक जाएगा तो क्या होगा? बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो रुक जाएगा. ठीक है, वो मतलब क्योंकि सेंस कर रहा है ना भाई, डिफरेंट वेरिएबल्स को सेंस करा जा रहा है. 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमने अभी यही तो पढ़ा कि डिफरेंट वेरिएबल्स को सेंस किया जा रहा है. तो जब सेंसिंग ही नहीं होगी, जब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो अपने वहीं की वहीं पॉपुलेशन में रह जाए. ठीक है, चलें अब आगे. अब पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि किसी को कोई भी देखो, अभी पूरी सेल सिग्नलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. मैं कुछ क्वेश्चन और सोच रही हूँ कराने की, करा देती हूँ. पूरी सेल सिग्नलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई. अब किसी को किसी पार्ट में कोई दिक्कत है? देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं रिवाइज करा देती हूँ. हमने GPCR पढ़ लिया है, हमने RTK पाथवे पढ़ा, उसके बाद हमने RAS MAP के पाथवे पढ़ लिया, उसके बाद हमने नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे पढ़ा. नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, जरा बताना. आबा जायसवाल. कोई नहीं बोलेगा. आबा जायसवाल. मैम नाइट्रिक ऑक्साइड वाले का EDRF पाथवे. अब फुल फॉर्म बताओ. मैम एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग, अपने कुछ याद नहीं है. लो, और कोई बताएगा? EDRF का रिलैक्सिंग फैक्टर. बिल्कुल, एंडोथेलियम ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर पाथवे. ठीक है, EDRF पाथवे. नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे पढ़ लिया है हमने जैकस्टेट पाथवे पढ़ा हमने. उसके बाद 2 कंपोनेंट सिस्टम, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, देन कोरम सेंसिंग, कोरम क्लेंचिंग. पूरी सेल सिग्नलिंग जितनी गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ ली है. थोड़ी CSI लेवल में थोड़ी सी और आती है, जैसे नॉच सिग्नलिंग हो गया. ठीक है, TGF बीटा स्मेट पाथवेज हो गई, तो ये सब CSI लेवल पे आता है. गेट में इतना ही आता है. किसी को कोई कैसी भी दिक्कत इन सारी सिग्नलिंग्स में नहीं है? तो चलो जरा इधर चलो. मैम हाँ, मैम ये जो जैकस्टेट पाथवे था उसमें मैम टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है, तो फिर नो काइनेस एक्शन होता है. अरे भैया बड़ी गलीज है मेरे लाल. रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट. RTK के रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी प्रेजेंट थी. जैकस्टेट के रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेस, जेनस काइनेस में प्रेजेंट है. अभी तो इसलिए लिखा है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है. वो जैक में प्रेजेंट है. जैक ही तो
क्रॉस फॉस्फोराइलेट करेगा एक दूसरे को, मतलब जैक 1 जैक 2 को फॉस्फोराइलेट करेगा, जैक 2 जैक 1 को, देन वो रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेंगे। अदरवाइज जैक की जरूरत क्या थी अगर रिसेप्टर में फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी होती तो। रिसेप्टर में फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, स्टेट आएगा, बाइंडिंग साइट बन जाएगी SH2 डोमेन के लिए, स्टेट आएगा, स्टेट बाइंड करेगा, देन जैक स्टेट को फॉस्फोराइलेट करेगा। स्टेट फॉस्फोराइलेट के बाद स्टेट डाइमर की फॉर्म में कहा जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और रिस्पॉन्स देगा। समझ आया अब? यस मैम आ गया। बताओ किसी को और कोई दिक्कत? चलो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। बताओ मिलेगा मुझ जैसा कोई? नो No, ma'am. मैम। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन कर। गेट 2009 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और जिससे आंसर पूछूं बस वही देना। कुछ क्वेश्चंस और मिले थे मुझे तो मैंने कहा ये और डिस्कस कर लूं। सेल एक्सप्रेसिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वर ट्रीटेड विद treated T or untreated U with EGF. The cells were lysed and immunoprecipitated with EGF receptor specific antibodies. The immunoprecipitate was analyzed by Western blotting with antibodies specific to phosphotyrosine, phosphothreonine, tyrosine kinase, threonine kinase. Which of these antibody would detect a band under T and U condition? बताओ, पढ़ लो आराम से क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? आंसर सोच लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया मेरे लाल? यस मैम। यस मैम। आंसर सोच लिया? चलो अब बताओ एक एक करके, रुको। निकिता क्या होगा इसका आंसर? मैम एक बार फिर से स्लाइड ओपन। हाँ दिखा रही है। समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। और कौन सी? सलोनी? सलोनी? मैम एक मिनट। चलो जल्दी। काजल? मैम नहीं आ रहा बिल्कुल समझ में। अरे मेरे लाल। जया? जया है कि नहीं? ये भाग गई जया। जया
सेंसिटिव एक्टिविटी। कीरा फातिमा बी, चलो देखते हैं। फोर्थ, चलो ठीक है देखते हैं। लास्ट ऑप्शन ही लगा। ठीक है देखते हैं। और बाकी कोई, सबको बी डी लग रहा है? हाँ मैम लास्ट ऑप्शन। तो उसमें 4 डी। यस मैम डी होगी। अच्छा चलो देखते हैं, सबको डी लग रहा है। वैशाली तुम्हें क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। हर्षित मिश्रा मैम ए लग रहा है। ए, चलो। सृष्टि, फर्स्ट मैम। सप्तर्षि, सप्तर्षि आपको आता है इसका आंसर? चलो मैं ये डिस्कस करती हूँ, लोगों को नहीं आ रहा। देखो ये सेल है, ठीक है। ये सेल क्या कह रहा है कि सेल एक्सप्रेसिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, विथ देखो एक बार ट्रीट किया गया है उसे और एक बार अनट्रीटेड है। अनट्रीटेड यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, ट्रीटेड टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। और किससे ट्रीट किया गया? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, मींस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर बाइंडिंग किसने ली है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ने। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर तुम लोगों को पाथवे याद है तो तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर किस पाथवे को फॉलो करता है? आरटीके। आरटीके। सबको याद है ना? आरटीके है ना? देखो लिख रहा है 10, देखो फालतू की लैंग्वेज तो बहुत लिख रहे थे क्वेश्चन में। द सेल्स वर लाइज्ड एंड इम्यूनोप्रेसिपिटेटेड विद ईजीएफ रिसेप्टर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। द इम्यूनोप्रेसिपिटेट वाज एनालाइज्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग विद एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू, लिखा रहा है इनको। इन्होंने देखा कि ये 4 चीज मिली हमें, फॉस्फोटायरोसिन, फॉस्फोथ्रेओनिन, टायरोसिन काइनेज एंड थ्रेओनिन काइनेज, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ दीज एंटीबॉडीज वुड डिटेक्ट अ बेंड अंडर टी, टी मींस ट्रीटेड एंड यू मींस अनट्रीटेड। तो देखो जब ट्रीटेड कंडीशन है, ट्रीटेड मींस जब ईजीएफ बाइंड करेगा ईजीएफ रिसेप्टर पर। ट्रीटेड का मतलब क्या हुआ कि जब उसे ट्रीट किया गया है रिसेप्टर को ईजीएफ के साथ, तो क्या होगा खुद सोचो। आरटी के पाथवे में क्या होता है जब लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होता है। रिसेप्टर में जब कंफर्मेशनल चेंज होगा तो रिसेप्टर में कौन सी काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है? टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो पहली बात तो टायरोसिन काइनेज वाली एक्टिविटी मिलेगी, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, देन टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी के बाद क्या होता है? मतलब भाई टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई, तो टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे ना। टायरोसिन क्या हो जाएंगे? फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे। और जब टायरोसिन अगर फॉस्फोराइलेटेड हो गए तो क्या होगा? टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद क्या होता है? आपके जो साइटोसोलिक प्रोटीन है वो बाइंड करती है। इतनी बात सबको क्लियर है ना? हाँ, डाइमराइजेशन वाला बीच में एक स्टेप रह गया, तुम लोगों ने टोका भी नहीं मुझे। तो ये 2 चीज कब मिल रही है हमें? जब ट्रीटेड हो रहा है। ट्रीटेड वाली कंडीशन में क्या मिल रहा है हमें? ये चीज मिल रही है। तो फर्स्ट और थर्ड, तो पहले तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट किया करो। देखो सी वाला ऑप्शन होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो इट मींस दैट ए या डी में से ही कोई होगा। अब देखना, कुछ लोग डी कह रहे थे, कुछ ए कह रहे थे। अब देखो दूसरी बात किसके लिए पूछी जा रही है? यू के लिए। ठीक है, यू की कंडीशन में क्या होगा? इट मींस दैट ईजीएफ ने बाइंडिंग नहीं की जब ईजीएफ रिसेप्टर थी, तो कंफर्मेशनल चेंज नहीं हुआ। कंफर्मेशनल चेंज नहीं हुआ, लेकिन रिसेप्टर में क्या है? टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो रहा है ना ए के साथ। फॉस्फोथ्रेओनिन एक्टिविटी कहाँ से आ गई? पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ पढ़ ली तुमने आरटीके में थ्रेओनिन एक्टिविटी? कौन थे ये डी वाले? अरे इतनी शांति, समझ आया?
ए ऑप्शन क्यों होगा? यस मैम। और समझ आया कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। फालतू का वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग देके उसने इतना कंफ्यूज कर दिया इंसान को। यस मैम। बहुत इजी है, बस टी और यू हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल दी ही जाएगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। CSIR नेट दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन काफी अच्छा है, धीरे धीरे पढ़ना, समझ आएगा। बाकी किसी को अगर यहाँ शर्म आ रही हो पूछने में तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ लिया करो, ठीक है? वैसे तो शर्माया मत करो, सभी गधे हैं। पढ़ लिया? कहाँ गए? पढ़ा क्वेश्चन सब लोगों ने? कहाँ गए बच्चों? यस सोच लिया क्या होगा आंसर? मैं पूछना शुरू करूं? मैम आंसर ही नहीं समझ में आ रहा उसमें लिखा क्या है। ये अरे क्लियर आप देखो ना क्या लिख रहा है, ये दिख नहीं रहा तुम लोगों को? मैम ग्राफ देखो ये लिख रहा है ए, ये प्लस EGF माइनस EGF, प्लस EGF, ये प्लस EGF, ठीक है? ये B लिख रहा है, ये भी B लिख रहा है, और ये लिख रहा है माइनस EGF। यहाँ लिख रहा है ये दोनों क्या है? प्लस EGF है। ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये आई थिंक ये दोनों माइनस EGF है, ठीक है? ये देखो ये प्लस EGF है B, ये B माइनस EGF, ये प्लस EGF माइनस EGF, एक ही है ये दोनों। देन ये B का प्लस माइनस और A का प्लस माइनस। अब समझ आ रहा है? यस तो आंसर सोच लो, पूछूंगी। ए। कौन था जिसने आंसर बोला? कौन था जिसने आंसर बोला? पहले ये बताओ।
क्या जरूरत थी बोलने की? ये प्रतिभा थी मेरे हिसाब से, ना मुझे आवाज पहचान में आई। मैंने नहीं बोला। जो भी था, अरे अब बोलेगा तो है नहीं। चलो कोई नहीं, आंसर सोच लिया। सृष्टि क्या होगा आंसर? सृष्टि शायद उसके नेटवर्क प्रॉब्लम। पूजा कुशवाहा। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही कि तुम लोग नहीं बोल रहे? आ रही मैम। थर्ड होगा मैम। सृष्टि का चलो थर्ड। जया क्या होगा आंसर? मैम ऑप्शन थर्ड ही लग रहा है। चलो ऋतिक शशांक। मेरा ग्राफ ओपन कर दीजिए। मैम ए। ठीक है, देखो कोई किसी की बातों में आगे अपना आंसर मत चेंज करो, ठीक है? जो पहले सोच रखा है वही रखना दिमाग में। वैशाली। मैम ए लग रहा है। ए। प्रतिभा। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, एक नहीं आंसर। प्रतिभा, तुम प्रतिभा ही नहीं। चलो कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। प्रभात। मैम सी हो। सी। सप्तर्षि। आई थिंक सप्तर्षि के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो आओ, देखो क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, देखो भारतीय रामायण लिखी हुई है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाली, ये तो सबको पता है, ठीक है? अब यहाँ से आओ मेन बात कि इन सेल टाइप ए मच ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन इज डिलीटेड। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को डिलीट किया गया है प्रोटीएज के थ्रू, ठीक है? सच दैट साइटोसोलिक डोमेन ऑफ पीटीके becomes constitutively active, whereas means constitutively active means जो साइटोसोलिक डोमेन है वो क्या हो गया है अब ऑलवेज, मतलब हमेशा के लिए ऑन हो गया है, ठीक है? जबकि सेल टाइप बी में क्या हुआ, नॉर्मल ईजीएफ रिसेप्टर है। अब पहले सेल टाइप बी की ही बात कर लूं। जब सेल अगर टाइप बी है, नॉर्मल ईजीएफ रिसेप्टर है, तो ईजीएफ की प्रेजेंस और एब्सेंस में क्या होगा बताओ? सेल टाइप बी में अगर ईजीएफ प्रेजेंट है तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, है ना? और ईजीएफ की एब्सेंस में क्या होगा? डिक्रीज। सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, मींस वहीं की वहीं जो लेवल है वहीं बना रहेगा, डिक्रीज नहीं होंगे, वहीं की वहीं जो लेवल है वो बना रहेगा, है डिक्रीज। जो ए टाइप है, अब ए टाइप में बताओ, अगर ईजीएफ प्रेजेंट है तो क्या होगा? है हर्षित मिश्रा, ईजीएफ प्रेजेंट है तो क्या होगा सेल टाइप ए में? डिवीजन होगा। क्यों? हम क्योंकि वो उसका जो सी डोमेन है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है। एग्जैक्टली क्या बोला गया है सेल टाइप ए में कि हमने एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन क्या कर दिया है, हटा दिया है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन हटा दिया तो हमारा जो साइटोसोलिक डोमेन है, ठीक है, पीटीके साइटोसोलिक डोमेन जो है पीटीके का, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो गया। अब चाहे लाइगेंड हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए दुनिया, दोनों केस में क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा ही करेगा। भैया अब तो पाथवे ऑन हो ही गई, चाहे लाइगेंड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लग रहा है क्या होगा इन तीनों चारों इसमें से? फर्स्ट होगा। बात समझ आई? यस। देखो ना, ये दोनों देखो
राइज कर रहे हैं और बी प्लस ईजीएफ वाला, बस बी माइनस ईजीएफ वाला क्या है, अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन पर है। बात समझ आई या नहीं आई? किसी को कोई डाउट है? सी वाला कैसे हो सकता है? सी वाले में दिखा रखा है कि ए जो है, जो दोनों ही चाहे इधर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, उसमें कंसंट्रेशन नहीं, मतलब सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। उसने क्या बोला है कि साइटोसोलिक डोमेन ऑफ पीटीके बिकम कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव। अगर साइटोसोलिक डोमेन हमारा एक्टिव हो गया, आरटीके का साइटोसोलिक डोमेन अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होगा तो वो नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे चले। यस मैम। चलो, यस मैम। पीएसआई नेट जून 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ो। Which one of the following statement about receptor enzyme is false? पढ़ लिया? सलोनी, यस मैम। क्या होगा आंसर? क्या होगा? तेज बोलो थोड़ा। हाँ, फोर। अच्छा, सृष्टि, सृष्टि, बच्चों के नेटवर्क, सृष्टि को बने। वैशाली, मैम 4। निकिता, चलो कोई नहीं। हर्षित मिश्रा, हम 4। ऋतिक सचान, ये भी नहीं। मैम आप- नहीं पता। नहीं पता, तुम तो बहुत पिटोगे मैं यहाँ तो। चलो, मतलब इतनी बार पढ़ाने के बाद ये कंडीशन है कि नहीं पता। मैम थोड़ा कंफ्यूजन हो आभा? गया ऑप्शन में, थोड़ा बता दो। आभा, चलो नहीं आ रही जिन्हें आवाज बताती। A receptor enzyme has and which one of the following statement about receptor enzyme is false? A receptor enzyme has an extracellular ligand binding domain, transmembrane domain and intracellular catalytic enzyme domain. बताओ ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ऑप्शन, many types of receptors enzymes are found in animals. बताओ ये करेक्ट है या नहीं? ऑब्वियसली करेक्ट है। Yes, हमने ma'am. प्रोकैरियोट्स के लिए क्या पढ़ा? बस 2 कंपोनेंट सिस्टम ही तो पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रिसेप्टर एंजाइम इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैस्केड। बताओ इस ऑप्शन को। सही है मैम। सही है। सिग्नल Correct, ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रिसेप्टर एंजाइम इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन कैस्केड, बिल्कुल सही है। इसमें किसे दिक्कत लग रही है? बिल्कुल सही तो है ये ऑप्शन। नहीं, ऑब्वियसली फोर्थ वाला ऑप्शन ही कर रॉन्ग हुआ। रिसेप्टर एंजाइम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन। बताओ ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? चलो कोई ये बताओ मुझे। हम रिसेप्टर लिगेंड से बाइंड करता है तब कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है, तब एक्ट करता है। अच्छा, और कोई? मैम आप जी प्रोटीन से इंटरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट, क्योंकि मैम ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की बात कर रहा है। जी प्रोटीन जीपीसी अर्थ में होते हैं और वहाँ पे रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। देखो, कई सारे वैसे रीजन हो सकते हैं, तुम लोग सही ही बोल रहे हो सब लोग, कि रिसेप्टर एंजाइम पहली बात तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये आरटीके की वजह की बात कर रहा है, क्योंकि याद हो रिसेप्टर में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी
रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो जीपीसीआर में कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलें। यस मैम। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डीबीटी 2010 का। कितना टाइम हो गया? चलो लंबी एक बात है ऋतिक सतान, एक तो तुमने पहले आंसर नहीं दिया, ऊपर से अब तुम बीच में कूद पड़े आंसर देने के लिए। बी अब तो बी हो ही गया, अब क्या मैं पूछूं किसी से? अब बच्चों के रिवीजन के लिए क्वेश्चन ला रही हूँ मैं, रिवीजन हो जाए। सबको बी लग रहा है ना? स्मूथ ईआर। यस मैम। जब आईपी3 से बाइंड करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करेगा, मींस आईपी3 अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। ठीक है, और कैल्शियम आयन जब रिलीज होते हैं तो वो कैल्शियम आयन कैसे सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। गेट 2007 का क्वेश्चन देखो, सिग्नलिंग कितनी ज्यादा आती है गेट में। आई थिंक लास्ट ईयर बस नहीं आई है सिग्नलिंग, अदरवाइज आती है। Which of the following hormones binds to a cell surface receptor? अच्छा, सेल सरफेस रिसेप्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? चलो तुम लोग आंसर दो। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एग्जैक्टली, क्या होगा आंसर? अंजलि क्या होगा? इंसुलिन मैम। जया पता नहीं कहाँ चली गई है जया तो। चलो कोई नहीं। सलोनी मैम इंसुलिन। सप्तर्षि को है सप्तर्षि? चलो आई थिंक आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। प्रभात इंसुलिन सबको इंसुलिन लग रहा है ना? ये एस्ट्रोजन। और देखो तुम लोग अगर बाई चांस कंफ्यूज भी हो कभी तो किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। ये तीनों तुमने एक ही जगह पढ़े हैं, ठीक है? ये तुमने तीनों एक ही जगह तो पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? इंट्रासेलुलर में। अभी तो पढ़ के आए हो आज की क्लास में। एल्डोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन जैसे कि T3 T4 हो गई, एस्ट्रोजन, गोनाड्रल हार्मोन, तो ये एक ही जगह पढ़े हैं। तो ये तीनों आंसर तो हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इंसुलिन होगा। कई बार मैं एग्जाम में इसी तरीके से आंसर लगाती हूँ, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन है ये, IIT JEM BT 2009 का। आई थिंक हम लोग 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सेल सिग्नलिंग पर। तो इतने क्वेश्चन इनफ हैं एक टॉपिक के लिए। कॉलरा टॉक्सिन मैनिफेस्ट इट्स एक्शन बाय, पढ़ लो पहले तो मैं पूछूंगी। पढ़ लिया? यस मैम। पूजा पुष्पा बच्चों को आवाज ही नहीं आती, बड़ी कलेश है। काजल, हीरा फातिमा, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी के साथ क्या यस मैम। क्या बोल रहे हो? आपको टी ऑप्शन में जी के साथ लिखा क्या है? आई अल्फा या
समझ नहीं आ रहा। जी आई जी लिखा अल्फा है, से जी आई जी आई इनविट्रो आई आई हम सी जी आई सी। चलो वैशाली मैम कहाँ सी गई है? सृष्टि सृष्टि को आवाज नहीं। आभा ऋतिक किसी को मेरी आवाज आ मैम रही है? सी सी चलो देखते हैं। द कॉलरा टॉक्सिन मैन्युफैक्चर्ड इस एक्शन बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीन इनहिबिटर प्रोटीन। ये प्रोटीन ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं बताओ? गलत है, नो मैम स्टिमुलेटरी होता है। नो मैम प्रो मैम अच्छा क्यों गलत है ये? स्टिमुलेटरी होता है प्रोटीन। स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है। स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है ना कॉलरा टॉक्सिन में। तो इनहिबिटरी किसमें हमने पढ़ा था? जी इनहिबिटरी Pertussis. पर्ट्यूसिस में। हाँ हंसो तुम बस। नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोस फ्रॉम एनएडी प्लस टू द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। क्या है ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? सही है, करेक्ट है। करेक्ट है मैम। ये करेक्ट है। ये द इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस। गलत है, क्या गलत ऐसा है कुछ बनता है। कहीं फॉस्फोडाइस्ट्रेस का रोल पढ़ा था कॉलरा टॉक्सिन में? नहीं पढ़ा था ना भाई। द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज। सही है, सही है। ऑब्वियसली क्या हो रहा था जब एडीपी राइबोसाइलेशन हो रहा था? एडीपी राइबोसाइलेशन के दो काम थे। क्या थे? जीडीपी को जीटीपी में एक्सचेंज करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या था जरा बताना आभा, क्या काम था दूसरा? ट्रांजिट हो जाती थी उसकी, आभा जीटीपीए जंक्शन लॉस्ट हो जाती थी। ये प्रतिभा बोली है ना बीच में? नहीं मैम, मैं नहीं बोल रही हूँ। कौन था जो बोला? ये आभा तो बोली नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सी क्यू एंड एस, ठीक है। चलो अब आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग मिलेंगे। देखो हाँ सैटरडे वाली आपके कल सैटरडे है, कल एप्टीट्यूड की क्लास है। तो एक सर हैं वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। पूरी सेल सिग्नलिंग सबके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को पूछ लेना अदरवाइज, ठीक है। यस और जो क्लास है कल की वो सर बता देंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट होगी कितने बजे होगी, वो रात तक मैसेज कर देंगे आपको। मैं उनसे बात कर लूंगी, वो बात बता देंगे आपको, वही कांटेक्ट करेंगे। और अगर उनका ना समझ में आए तो मुझे बता देना, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चों, थैंक यू मिलते मैम। हैं मंडे को। बाय बाय मैम। Thank you, ma'am. टाटा। बाय मैम।